बैठ बैठे बैठे। कहाँ तक हो गए थे? 106 बताना है। चलिए भाई 106 से देखिए, ध्यान दिया जाए। 5 में कुछ था कि अलग अलग बट्टा दिया हुआ था और उसको एक बट्टा में बदलना था, मतलब क्रमिक बट्टा थे और समतुल बट्टा में बदलना था। उसी बेस पर क्वेश्चन थे। आइए देखा जाए उसी तरह का फिर एक और क्वेश्चन है। यानी इसमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन इसलिए दिया गया है अलग अलग मेल कि जब कैलकुलेशन अगर टफ होगा तो उसको मैनेज करने के लिए रास्ता क्या लेंगे। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में कहा कि समान अंकित मूल्य की स्थिति में 30%, 20% और 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा को x बोला गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन तीनों बट्टा को जब मिलाया जाएगा तो जिससे एक जो समतुल्य बट्टा एक बट्टा जो तैयार होगा उस बट्टे को बोला गया है x। जबकि कहा गया कि 15%, 25%, 20% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा जो आएगा उसको बोला गया है भाई। तो जाहिर सी बात है एक जो है x का मान आएगा और एक बाई का मान आएगा। तो आगे पूछा गया है कि x बाई में क्या रिलेशन होनी चाहिए, कहीं बराबर है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है। एक तो और अलग से दिया है x प्लस बाई का मान 100। ये तो देखते ही खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल देखा जाए कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समतुल बट्टा निकाले और जो पहला बट्टा होगा वो x कहलाएगा और जो दूसरा समतुल होगा वो बाई कहलाएंगे। जबकि पहला जो है समतुल बट्टा के पहले देखा जाए जो x है, इसके समतुल बनाने के लिए आपके पास क्रमिक बट्टा है 30, 20 और 10। अब जरा सोचिए आपके पास फार्मूला जो है दो बट्टे के लिए x प्लस बाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अगर इसके तहत अगर चलते हैं तो पहले इन दोनों को एक साथ करेंगे और थोड़ा सा मुजवानी लाइए जोड़ घटाव में। जैसे 30 है, 20 है, 50, तो यहाँ पर 50 माइनस 30 गुने 20 बटा 100। यानी यहां से कहा जाए तो टोटल आपको कितना प्रतिशत होंगे? 44। एक आपके पास और है 10%, फिर इन दोनों को एक साथ किया जाएगा तो 44 और 10 54 माइनस 44 गुने 10 बटा 100। यानी यहां भी कहा जाए तो इसको आप 4.4 यानी 49 कितना हुआ 6। यानी हमको ये पता चला कि इन तीनों बट्टा को मिलाएंगे तो एक समतुल जो बट्टा होगा वो 49.6 के बराबर। दूसरा उसी से कहा गया है कि एक 15 है, 25 है और 20 है। ये देखिए 15, 25 एंड 20। अब यहां पर कहा जाए तो पहले इन दोनों को मिलाते तो फिर शायद आपको 40 आएंगे। तो 40 माइनस 15 गुने 25 बटा 100। किसी के मन में अगर चलता है कि सर कोई जरूरी है कि हम इन दोनों को ही टारगेट करें, तो कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों में से किसी, तीनों में से किसी दो को आप टारगेट कर सकते हैं। अब उससे फायदा क्या होगा कि कुछ कैलकुलेशन आपको बचेगा। जैसे यहाँ बचे या ना बचे, लेकिन कहीं अगर आप 25 और 20 को टारगेट करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका बचता। अब देखिए इसमें अगर डिसीजन लीजिए जैसे 25 और 20 कीजिएगा तो कट छट जाएगा आपका। यानी यहां से कहा जाए तो ये 45 माइनस 25 गुने 20 बटा 100 और ये देखिए 20 बचे 100 और यहाँ पर कहा जाए तो ये 40% हो गया। अब 40% और 15% को लास्ट में जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो ये 65 माइनस 40 गुने 15 बटा 55, 55 माइनस 40 गुने 15 बटा 100। बाकी ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी ये 49% के बराबर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा बट्टा सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यानी यहां से रिलेशन होगा एक्स जो होगा वो बड़ा होगा पाई से। चलिए नोट कीजिए। और अगर इसके अलावा अगर कुछ और विकल्प चाहिए तो रेशियो पर जाने की कोशिश कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। क्या लाइएगा? मौसमी मिक्स करवा दीजिएगा ना, मौसमी अनार को। हो गए? मिटा दिया जाए भाई, जल्दी करो।
कर लिए नोट, मिटाए। देखिए कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो 100 मान के आप चलिए। अगर मैनेज करना है कि गुना भागा ज्यादा लगेंगे तो उसमें रेशियो भी डाल सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि पहला 30%, अगर हम अंकित मूल्य को 100 माने तो 30% अगर डिस्काउंट पर देगा तो कितना में बिकेगा। फिर इसको एमआरपी को क्या माना जाएगा 100, 20% 80, फिर कहा जाए इसको 100 और 10% 90। ये आ गया एक तरह से यहाँ पर आपका एक अंकित मूल्य आ गया कि कितना में बिकना चाहिए, जबकि इधर भी एक अंकित मूल्य तैयार होगा। अच्छा ये ध्यान रखिए कि सर कहिएगा कि डिस्काउंट पड़ रहा है, अंकित मूल्य इसमें कैसे ला गई है। तो देखिए अगर डिस्काउंट का ही रिलेटेड होता है तो वो अंकित मूल्य कहा जाए, तो वो अंकित मूल्य निकलेगा कहां से, तो अंकित मूल्य से तो निकलता है आपका डिस्काउंट। यानी अंकित मूल्य और डिस्काउंट एक दूसरे के संबंध बना सकता है। तो इसमें सोचिए कि अगर डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो अंकित मूल्य क्या होगा, कम। डिस्काउंट अगर ज्यादा मिलेगा तो यहाँ पर अंकित मूल्य के सहारे हम यहाँ पर उपलब्ध मूल्य निकाल रहे हैं और यहाँ भी उपलब्ध मूल्य निकाल रहे हैं। जबकि याद कीजिए उपलब्ध मूल्य के बारे में बताया है, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा देते हैं तो ये उपलब्ध मूल्य होगा। उपलब्ध मूल्य विक्रय मूल्य भी कहलाएगा और क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। तो आपको जैसे कहने का मतलब है कि एक 30% दिया हुआ है और एक 40% दिया हुआ है, तो बताइए सबसे बड़ा बट्टा कौन है, तो कोई भी बोल देगा कि 40% है। लेकिन अगर हम एमआरपी को 100 माने तो ये कितना में बिक रहा है और ये कितना में बिक रहा है, 60 में। तो इसका मतलब है डिस्काउंट वहां ज्यादा मिलेगा। हम इसको हटा दे तो कह देंगे कि कहां डिस्काउंट ज्यादा मिला है, तो क्या बोलिएगा, यहाँ डिस्काउंट ज्यादा मिला है, बोल सकते हैं कि नहीं। तो हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर आपको टफ लगे तो इसमें उपलब्ध मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए। और जहां देखिए कि उपलब्ध मूल्य अगर कम हो गया इसका मतलब डिस्काउंट वहां पर क्या मिला, ज्यादा। जहां पर उपलब्ध मूल्य जो है ज्यादा हो गया तो वहां डिस्काउंट क्या मिला, कम। इससे कैलकुलेशन से बच जाइएगा। जैसे अंकित मूल्य को हमने 100 माना तो यहाँ से एक निकाल रहे हैं उपलब्ध मूल्य। अब इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा वाला देखना है, यानी एक से बड़ा है 22 से, तो इसका दाम देखिएगा कम जाएगा और इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इसका दाम इसलिए कमेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट क्या मिला है, ज्यादा। इसका दाम इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्काउंट क्या मिल रहा है, कम। फिलहाल एक रास्ता है, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य को 100 माना गया, 30% 70 में बिका। फिर अंकित मूल्य को 100 माना गया, 20% डिस्काउंट हुआ, कितना बिका, 80। अंकित मूल्य को फिर से क्या माने, 100, 10% डिस्काउंट हुआ, 90। इसके बाद आप रेशियो ले आइए। यहाँ भी अंकित मूल्य को 100 मानेंगे तो 15% डिस्काउंट दिया, 85। फिर किया जाए 100, फिर कितना, 75, फिर कितना 100 और फिर कितना 80। और इसके बाद जो आपको लगता है ये तो फॉल्स ही आपका है, कुछ और जो लगता है काटते चले जाइए, बहुत सा सारा कटेगा। जैसे 18×5 90, 17×5 85, ये कहा जाए 14×5 70, ये 15×5 75। एक छोटा सा नंबर होगा, सिर्फ 14, एक 18 है और एक तरफ 17 और 15। 14×5 70 हुआ ना। अच्छा ये भी कटेंगे, और काटना है तो काट सकते हैं, 6×3 18, 5×3 15। ये देखा जाए 14×6 84 और 15×5 75, 17×5 85, देखा जाए 85। अब देखिए एक 84 आया और एक क्या आया आपका 85। जबकि बताइए एक्स का मान बड़ा बोला गया है, तो एक्स का मान बड़ा, और पहले आपको बताएं कि अगर डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो उसका उपलब्ध मूल्य क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर डिस्काउंट कम मिलेगा तो उपलब्ध मूल्य क्या होगा, ज्यादा। तो कुछ लोग कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, कुछ लोग रेशियो के हिसाब से। यहाँ पर जो है हम ये नहीं करें कि ये डिस्काउंट आया है, ये आया है आपका उपलब्ध मूल्य। और इसमें नोटिस ये कीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह का रिलेशन का क्वेश्चन कि उपलब्ध मूल्य अगर छोटा हो रहा है इसका मतलब डिस्काउंट क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए उपलब्ध मूल्य क्या हो गया, छोटा, इसके अपेक्षा, इसका मतलब डिस्काउंट यहाँ क्या मिल रहा है, ज्यादा। और एक्स क्या था आपका, डिस्काउंट, वाई क्या था, डिस्काउंट, जिसके कारण एक्स ग्रेटर देन वाई यहाँ भी आप बोल सकते हैं। फिलहाल बाकी चीज अगर क्लियर है, नोट नहीं करना है तो मिटा देते हैं इसको, जल्दी कीजिएगा। और ऐसा नहीं, ये आप लाभ हानि तो आप लोगों में हुआ है कि नहीं हुआ, हो ही गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको था, राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन ने रॉबर्ट को बेचा, रॉबर्ट इतना में खरीदा, राम ने कितना में खरीदा। चैनल की तरह क्वेश्चन था। मिटा दिया जाए। हो गया, मिटा देते हैं। देखा जाए आगे जरा टाइप को देखते हैं। 107 नंबर पे देखिए,
अब आपका नियत राशि के थ्रू क्वेश्चन आने लगा, अभी तक बेसिक था, अब धीरे धीरे ये नियत राशि पर क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी बेस जो है उसका यूज किया ही जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर ग्राहक 2.1/2% का बट्टा दिया जाता है तो एक व्यक्ति उसे 39 रुपया में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। जबकि कहा गया, अब स्टेप आपको लेना है कि याद कीजिए क्रय मूल्य को भी आप क्या मानते थे, 100। क्यों को 100 मानते थे, तो कारण यह था कि इसका लाभ हानि का जो तुलना होता था ये हमेशा किस पर डिपेंड होता था क्रय, इसलिए कहते थे इसको फ्लेक्सिबल कीजिए। अब जरा यहां पर ये सोचिए, अंकित मूल्य का जो है इसका किससे रिलेशन हो सकता है, छूट से। यानी अगर छूट की बात करें उसी को बट्टा बोला जाएगा, तो बट्टा जो है किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। तो यहां पर फिर से आप सोचिएगा कि अंकित मूल्य को क्या माना जाए, 100। अब किसी के मन में ये एक तरह से कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अंकित मूल्य को भी 100 मानिए, क्रय मूल्य को भी 100 मानिए, इसका मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल करने के लिए हम 100 माने, किसी को मन है हम क्रय मूल्य को 100 मान ले, अंकित मूल्य को हम 200 मान ले, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये अलग अलग अपना अपना वैल्यू रखता है, लेकिन मानने में कोई हर्ज नहीं है। हम सिर्फ मान इसलिए रहे हैं क्योंकि जिससे बट्टा इजी वे में सोचा जा सके। जबकि आपके पास विकल्प है, प्रतिशत आप पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शन भी है। जहां जहां पर आपको लगेगा कि प्रतिशतता अच्छा नहीं कर रहा है, पॉइंट में जा रहा है, तो वहां पर आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे बेहतर था फ्रैक्शन, 2.1/2%, इसका मतलब 5/2। अब 5/2 का मतलब प्रतिशत में रहेगा तो 100 से भागा दीजिएगा तो ये 20 बचे 100, यानी 1 बटा कितना होगा। अब का के नियम से बताइए ये अंकित मूल्य कितना होगा, और अगर हम बट्टा कहें तो कितना रुपया, बताइए कितना रुपया लेस करके बेचा होगा, 1 रुपया लेस करके बेचा होगा। किताब का 39 में बेचा, हम लोग भी कहेंगे, और कहा वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए, और ये देखिए आंसर तैयार हो जाएगा। यानी जहां पर लगे कि प्रतिशतता इजी वे में नहीं हो रहा है तो वहां पर फ्रैक्शन का यूज कीजिए। अब जैसे 100 रुपया अंकित मूल्य मानते तो 2.5%, 100 में 2.5 रुपया घटाते तो 97 रुपया 50 पैसा, टफ हो जाता। तो इसलिए इसको फ्रैक्शन में भी बदलिए। हो गया, मिटा दे। देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर जरा 108 को देखते हैं। देखिए 108 में कहता है कि एक व्यापारी जो है किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर मतलब लगातार क्रमिक बट्टा देता है, और यदि किसी वस्तु को से 108 रुपया, यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो, अर्थात डिस्काउंट देने के बाद वो जब वस्तु बेचा गया तो उसे 108 रुपया प्राप्त होता है, तो कहा वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब यहां पर कहा जाए तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये टाइप से सिर्फ मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक डिस्काउंट था, कोई जरूरी नहीं है एक वस्तु पर 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले आप प्राथमिकता क्या दीजिएगा कि इन दोनों डिस्काउंट को मिला करके हम एक समतुल्य बट्टा प्राप्त करें। और अगर हम समतुल्य बट्टा प्राप्त करते हैं जैसे 20% और 10%, इसको मिलाया जाएगा तो 1/20 10 30 माइनस 20 गुने 10/100, यानी पूरी तरह से ये कितना प्रतिशत होगा। अब यहां से सीधा सीधी माइनस किया जा सकता है कि हम इसको ना बोल करके ऐसे बोल सकते थे कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का बट्टा दिया गया तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो 108 रुपया। अब आप बताइए कि यहाँ पर आप फ्रैक्शन सोचिएगा कि 100 बेहतर होगा। जैसा 100 भी बेहतर है, जिसको कट्टा है वो फ्रैक्शन भी बेहतर है। अगर 100 से, जी दोनों से हम बता देते हैं, अगर 100 से मानते हैं तो अंकित मूल्य 100 मानेंगे तो 28 रुपया आपने डिस्काउंट दे दिया, कितना में बेचे, 72 में। अंकित मूल्य निकालना है 100। अगर किसी का मन है कि सर हम इसको फ्रैक्शन में करें तो ये 7 चौ 28 एंड 25 चौ 100, यानी अंकित मूल्य कितना हुआ 25, तो डिस्काउंट कितना मिला, यानी सेलिंग कितना हुआ होगा 18। किताब कहा 108, हम लोग कहेंगे 18, और अंकित मूल्य निकालना है। लीजिए नोट किया जाए। हो गए, मिटा दे। देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 109 को जरा देखते हैं।
109 में देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन में कहा कि 12.5% और 10% का क्रमिक छूट के बाद चांदी का एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए ये 12.5% अगर एक लिखा हुआ है और दूसरा जो है ये 10% है, और जबकि छूट देने के बाद इसका अवेलेबल मूल्य जो है वो 63 रुपया। अभी तो इजी वे में कर लिए, जबकि दूसरा अगला भी क्वेश्चन उसी तरह का है। हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। जैसे अभी 10 था, यहाँ 20 था, तो आप कंबाइंड वाला थ्योरी लगा दिए। अब यहाँ पर कंबाइंड वाला लगाना बेवकूफी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर रेशियो या फ्रैक्शन 12.5% को क्या पढ़ सकते हैं, 1/8, यानी इसका दाम 8 रुपया था तो बिका कितना में, 7 रुपया में। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या होगा, अंकित मूल्य और उपलब्ध मूल्य बन जाएगा। बीच वाला जो होता है वो डिस्काउंट होता है। 10%, ये तो इजी वे में सोच सकते हैं। ये 10 तो ये कितना हुआ, 9। अब आप इसको कह सकते हैं ये 80 रुपया, तो ये 9 सत्ते 63, यानी ये आपका अंकित मूल्य हो गया। और ये जो है आप इसको विक्रय मूल्य बोलिए, जो खरीदने वाला है उसको क्या बोलिए, क्रय मूल्य। और अगर डिस्काउंट कहा जाए तो डिस्काउंट भी निकल जाएंगे यहाँ से, जबकि डिस्काउंट तो पूछा नहीं है। ये तो कहा है सेलिंग हुआ 63 रुपया में, हम लोग कहेंगे तो सेलिंग कितना हुआ 63, और कहा गया अंकित मूल्य बताइए कितना से गुना कीजिएगा। चलिए डील हो जाएंगे, नोट कीजिए। मिटा दे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 110 को देखते हैं। 110 में देखिए कहता है कि एक मेज का अंकित मूल्य जो है वो 3000 रुपया है, और इस पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यदि 5% का अतिरिक्त छूट भी दे दिया जाए तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ज्यादा करने की कोशिश किया गया है कि आप डर जाइए, पढ़ जाइए तो पढ़िएगा तो डर लगे। जबकि मुख्य रूप से कहा जाए कि पहले 2 गो बट्टा था, अब सब मिला के कै गो बट्टा है, 3 गो बट्टा। चाहे स्पेशल कोई सीजन हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार का बट्टा अगर आ जाए, चाहे 10 प्रकार का बट्टा हो जाए, बट्टा जब भी लगेगा तो किस पर लिखा गया, अंकित मूल्य पर। तो इसमें 3 प्रकार का बट्टा है, और उसके बाद कहा है कि बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, और इस पर यहाँ पर अंकित मूल्य दे दिया है 3000। बट्टा है एक 20%, एक 10% और एक 5%। अब रही बात यहाँ पर कौन सा डिसीजन लीजिएगा, क्या क्रमिक बट्टा बेहतर होगा, नहीं, उससे बेहतर क्या होगा, रेशियो, तो उससे बेहतर रेशियो होगा। और उससे बेहतर कहा जाए तो रेशियो जो यहाँ पर लगाते हैं, ये कहता है यही से चालू कर दिया जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर कहा जाए तो 20% है, तो इसको 1 बटा क्या लिखिएगा, अंकित मूल्य, कितना बचा, 4। फिर यहाँ से कहिए 10%, अंकित मूल्य 10, 9। यहाँ कहा जाए 5%, 1/20, अंकित मूल्य MRP यानी 19। ये देखिए आंसर हो गया। यानी धीरे धीरे चेंजिंग लाइए। चलिए नोट किया जाए। भूल जा रहे हैं मिठाई सच्ची भूल जा रहे हैं, हो गया। आधा किलो दे दिया। आइए जरा 111 नंबर देखते हैं। देखिए 111 में कहता है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% का छूट देता है, और यदि वह 20% छूट दे देता तो उसका 51 रुपया लाभ कम हो जाता। कहा घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखा जाए लाभ हानि में भी इस तरह का टाइप था, लेकिन वहां पर बट्टा से नहीं था, वहां पर था विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि की तरह। क्वेश्चन कैसा था कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, पहले से इसे 51 रुपया अधिक दाम पर बेचता तो 15% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी वहां भी 2 विक्रय मूल्य से अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जबकि ध्यान रहे हमने कहा कि अगर एक ही वस्तु है और 2 तरह का आप विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा, अगर दोनों जगह लाभ हुआ तो लाभ का ही अंतर कहलाएगा, अगर दोनों जगह हानि हुआ तो हानि का अंतर कहलाएगा, अगर एक जगह लाभ हुआ दूसरे जगह हानि हो गया तो लाभ हानि का अंतर कहलाएंगे।
तो यानी अगर आप लाभ हानि का भी अनुपात लाते हैं तो वो विक्रय मूल्य भी फॉलो करेगा और वो लाभ हानि भी फॉलो करेगा। फॉलो पॉइंट क्या करेंगे, अंतर फॉलो करता है, यानी दोनों का अंतर एक ही जैसा होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कहें कि दो वस्तु है, दोनों वस्तु एक ही तरह का होना चाहिए, इसलिए सेंस क्रय मूल्य एक ही होनी चाहिए। और इसको कहे कि 8% लाभ पर तो 8 रुपया लाभ हुआ, इसको 5% लाभ पर कहे तो 5 रुपया लाभ। तो बताइए लाभों में अंतर कितने का है, 3 का। लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितना होगा, 108, इसका विक्रय मूल्य कहेंगे, और विक्रय मूल्य में भी अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखिए, कब कब काम दे देगा कोई पता नहीं है। तो यहाँ भी देखा जाए तो अब जो है लाभ जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो लाभ हानि के सहारे नहीं, डिस्काउंट के सहारे। और धीरे धीरे अब आपको चीज पता चलेगा कि विक्रय मूल्य का 2 गो रोल है यहाँ पर। और आगे जाकर के अभी तो चल रहे थे लाभ हानि, अब डिस्काउंट है, आगे कुछ ऐसा टाइप आएगा जिसमें लाभ और डिस्काउंट दोनों मिल जाएगा और मिल करके क्वेश्चन तैयार करेगा। और यहीं से अलर्ट हो जाइए कि यहाँ से पता चल रहा है कि 2 तरह से विक्रय मूल्य को तैयार किया जा सकता है। कैसे कैसे, एक तो पहले करते थे हम लोग कि क्रय मूल्य दिल है और 10% लाभ दिल है, तो बताइए विक्रय मूल्य तैयार करते थे क्रय मूल्य को 100 मान के, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि रहे तो इसके सहारे भी विक्रय मूल्य तैयार करते थे। अब एक रास्ता और निकल रहा है आपका, अगर अंकित मूल्य 100 रुपया और 20% डिस्काउंट पर बेचे तो बताइए कितना में बिका। यानी अंकित मूल्य और डिस्काउंट के सहारे भी एक विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है, जबकि दोनों विक्रय मूल्य क्या होगा, एक ही तरह का होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, आगे होने वाले यही प्रतिशत लाभ भी रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा। कहा एक दुकानदार घड़ी के मूल्य को 15% छूट पर बेचता है, तो जरा सोचिए अगर अंकित मूल्य को हमने 100 माना तो 15% डिस्काउंट पर देगा तो कितना में बिका होगा। और आगे कहा कि यदि वो 20% छूट दे देता तो बताइए कितना में बिकता, 80। तो कहा पहले से जो है 51 रुपया कम लाभ होंगे, जबकि ये लाभ नहीं है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। जबकि हमने कहा कि विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वो लाभ हानि का अंतर होगा। तो किताब कहा लाभ में अंतर 51 का है, तो हम विक्रय मूल्य का भी अंतर फॉलो करवा सकते थे। और क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए घड़ी का मूल्य क्या है, यानी यहाँ पर सेंस घड़ी का मूल्य अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य रहेगा तभी हम इस पर डिस्काउंट दे पाएंगे। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें अंकित मूल्य लिखेगा नहीं, लेकिन कहेगा घड़ी के मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो उस मूल्य को क्या माना जाएगा, अंकित। फिलहाल यही आंसर हो जाएंगे, भागा होगा दे दीजिएगा। 1020 5 दूनी 10 आदि 1020 छनवाते हो गया, मिटा दे। आइए 112 नंबर को देखते हैं। देखिए 112 में कहता है कि एक कलम विक्रेता कलम के अंकित मूल्य पर 8% छूट दी जाए के बजाय 11% छूट दिया जाए तो 10 रुपया 50 पैसा कम लाभ कमाएगा। और फिर कहा 9% छूट दे दिया जाए तो छूट की राशि क्या है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, दाएं बाएं करके दे देगा तो क्या कीजिएगा। अब जैसे यहाँ कहा गया कि 8% छूट पर दिया गया, जबकि फिर जो है उसी वस्तु को 11% छूट पर दिया जाए। अच्छा अंकित मूल्य को क्या मानिएगा, 100, तो 8% छूट दिया तो बताइए कितना। और नहीं तो अगर समझते हैं तो यहीं से अंतर कर सकते हैं आप। और लास्ट में कहा गया है 9% छूट पर छूट की रकम बताइए। इन दोनों पे छूट का भी जो अंतर होगा वो भी विक्रय मूल्य का अंतर होगा। यहां से कहा जाए 10 रुपया 50 पैसा, हम लोग कहेंगे 3, और 9% छूट पर छूट पूछा तो ये 9 से गुना कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। तो आपने ना कहा बाबू कि हाँ कर दीजिए इसे। 9% छूट पर क्या पूछा गया, छूट 9% छूट पर विक्रय मूल्य पूछता तब ना आप 9 घटाते 100 में तो 91 होता, लेकिन छूट पूछा है तो छूट के तुलना छूट से छूट लिख दिया गया। देखिए अंकित मूल्य को आप क्या माने 100, 8% छूट दीजिएगा तो कितना बिकेगा, और 11% छूट दीजिएगा तो 89। कहा गया पहले से कितना कम मिलेगा, 10 रुपया 50 पैसा, हम लोग कहेंगे 3। और कहा 9% छूट पर विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, 9% छूट पर छूट, तो आप 100 रुपया अंकित मूल्य माने हैं तो 9% कितना होगा 9, तो जो निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। यही था आपका, गुना उना कीजिए आ जाए।
सी, चलिए सी आ रहा है। हो गया। आइए 113 को देखते हैं। देखिए 113 में कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाए तो कहा कि अब बताइए इस प्रकार बिक्री में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बट्टा दिया और यहाँ से ऑप्शन में प्रतिशत लाभ पूछने लगा, यानी अब धीरे धीरे क्वेश्चन मिल रहा है, लाभ हानि डिस्काउंट अंकित मूल्य सब एक साथ धीरे धीरे मिलेगा। जबकि पहले ये लटका चुके हैं अंकित मूल्य क्रय मूल्य कभी बराबर नहीं हो सकता है, मानने में कोई हर्ज नहीं है। अंकित मूल्य को भी आप 100 मानिए, क्रय मूल्य को भी 100 मानिए। विक्रय मूल्य का दो रास्ता, एक क्रय मूल्य के सहारे और एक अंकित मूल्य के सहारे। अब देखिए इस क्वेश्चन में नियत राशि ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहते हैं, पहले से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध स्थापित किए हुए रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य को 100 माने तो अंकित मूल्य जो होगा इसका 120 होनी चाहिए। और अब ध्यान ही रखिए आगे कहा कि इस पर 20% का क्या दे दिया, बट्टा। बताइए बट्टा देने के बाद बेचा जा सकता है, उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। और कहा कि बताइए अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। यहाँ से आपका विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा, लेकिन इसे डिस्काउंट के सहारे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अब 20%, 10%, 12 रुपया, 20% 24 रुपया, तो 24 रुपया लेस कीजिएगा तो ये 96 रुपया। अब कहा प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ के लिए हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आएंगे। तो यहाँ से पता चला कि 100 रुपया में खरीदे और इस बार 96 रुपया में बिक रहा है, तो 4 रुपये का हानि हो गया। प्रतिशत हानि, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 4% का हानि हो जाए। नोट किया जाए। ठंडा बढ़ा बड़ा ठंडा लगी से गरवा लगी है वैसे तो अच्छे तो पर्दा वाला कर दिया है तो हो गया, मिटा दे। देखिएगा आगे अगला टाइप 114 में देखा जाए, कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है और 12% बट्टा दिया जाए तो व्यापारी को प्रतिशत लाभ कितना होगा। यहाँ भी देखा जाए उसी तरह का रिलेशन का क्वेश्चन है। इस बार अधिक उदिक ना कर करके डायरेक्ट यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में यहाँ भी एक रिलेशन कहा कि इसका क्रय मूल्य जो होगा अंकित मूल्य का 80%, यानी अंकित मूल्य को 100 माना जाए तो क्रय मूल्य कितना होगा। और आगे कहा 12% बट्टा दिया जाए तो बताइए 12 रुपया लेस करके बेचिएगा तो विक्रय मूल्य कितना होंगे, 88। और यहाँ से कहा कि प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ कितना रुपया, 8। प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 10% के बराबर इसका लाभ होनी चाहिए। नोट किया जाए, ये गलती से आ गया क्वेश्चन, 2 गो रिपीट हो गया। मिटाए। देखिएगा अगला टाइप 115 नंबर। 115 नंबर में कहा कि यदि किसी कंपनी का लागत बाजार कीमत उसी को एमआरपी को कहेंगे, अंकित मूल्य को 35% अधिक निश्चित करता है और वह कितने प्रतिशत का छूट दे जिससे 8% का लाभ हो। ये जो आपने पिछले टाइप देखा उसमें देखिएगा कि अगर प्रतिशत आपको छूट दिल है तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा, और कल के डेट में हो सकता है प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछेगा, प्रतिशत छूट। यानी इसमें बेसिक 2 क्वेश्चन, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो प्रतिशत बट्टा पूछेगा, प्रतिशत बट्टा दिया हुआ है तो प्रतिशत लाभ पूछेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन ने देखा तो प्रतिशत बट्टा दिल था तो प्रतिशत लाभ पूछा। इस बार देखिए बदल दिया, कहा प्रतिशत छूट बट्टा कितना होगा, जबकि लाभ जो है दे दिया 8%। जबकि अभी भी कहा जाए तो उसी तरह का रिलेशन, अधिक और कम वाला जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में है तो उसको पहले मान के चले हम लोग। यहाँ पर कहा गया कि अंकित मूल्य जो होगा ये क्रय मूल्य से 35%
35% अधिक, अर्थात ये 100 तो 35% अधिक 135। और आगे कहा कि बताइए कितने प्रतिशत का छूट दिया गया, पता नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि जिससे 8% का क्या होगा लाभ। तो जरा सोचिए 8% लाभ पर विक्रय मूल्य होंगे 108। बताइए दोनों आपका काम कर रहा है, कभी जो है लाभ के सहारे, कभी जो है यहाँ पर क्रय मूल्य के सहारे आप विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, कभी अंकित मूल्य के सहारे विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रतिशत लाभ तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब यहाँ से कहेंगे तो बताइए छूट पता चल जाएगा कि 135 दाम था और बिका कितना में 108 में, कितने रुपए का छूट। और प्रतिशत छूट कहेंगे तो छूट गुना 100। जिस तरह से लाभ हानि की गणना जो है क्रय मूल्य पर होता है, जिसके कारण लाभ गुने 100 और बटा मूल मान के जगह तुलना जिससे किया जाए, इसलिए क्रय मूल्य कहते हैं। तो इस आधार पर अगर प्रतिशत छूट निकालना हो तो छूट गुने 100 और यहाँ पर मूल मान किससे तुलना कीजिएगा, अंकित मूल्य से। तो ये अंकित मूल्य होना चाहिए। तो बताइए इसका अंकित मूल्य कौन होगा, 135। शायद ये 5 बार में कटता होगा और ये 20, यानी 20% का क्या मिल रहा है छूट। नोट कीजिए। देवारी मत वाला चल रहे यापन है। मिटा दे। आइए 116 नंबर देखते हैं। देखिए 116 में कहता है कि जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर अर्थात अंकित मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ, सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेचा। नहीं, गड़बड़ है। सूची मूल्य पर 12% लाभ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अब इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। 12% लाभ जब भी होगा तो क्रय मूल्य पर होगा, लेकिन जो क्वेश्चन बोला उसी आधार पर चलिए। एक होता है बनावटी भी टाइप होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि लाभ पर बेच दिया जिस मूल्य पर वह खरीदा था। ये देखिए कहा है कि सूची मूल्य पर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर के बेच दिया जिस मूल्य पर वह खरीदा था, तो उसका उस पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ भी कहा जाए तो पहले कहा कि जो अंकित मूल्य जो होंगे वो 30% छूट पर खरीदा। अब देखिए अभी तक तो देखने में क्वेश्चन में लगता था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन पहले से रहते थे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो दोनों को टारगेट किया जा सकता था। लेकिन अब क्वेश्चन में बदलाव कर दिया टाइप में। इस क्वेश्चन में देखिए तो कहा कि यदि किसी वस्तु के सूची मूल्य अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदा, तो यहाँ तो आपके पास अंकित मूल्य भी नहीं है, क्रय मूल्य भी नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अब इच्छा है तो आप मान लीजिए अंकित मूल्य को 100 मानिए या क्रय मूल्य को, किसी को मानोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो क्या मानना चाहिएगा, अंकित मूल्य को तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, 100 तो मानना ही है, जबकि कोई जरूरी भी नहीं है कि 100 माना ही जाए, कितनों मान सकते हैं। 100 एक फ्लेक्सिबल नंबर होता है, इसलिए हम लोग मानते हैं। फिलहाल देखा जाए कि अगर अंकित मूल्य को क्या माना जाए, 100 माना जाए, तो कितना प्रतिशत छूट पर बेचा गया, 30% छूट पर खरीदता है। तो जरा सोचिए 30% छूट पर खरीदेगा तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 70। ये भी एक इजी वे हो सकता है। आगे कहा गया कि फिर उसे बेचने की कोशिश किया गया और बेचा है किस पर, तो आगे लिखा गया उसी आधार पर चलना पड़ेगा कि सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर के। तो बताइए सूची मूल्य मतलब इसी मूल्य पर 12% इस पर भी, यानी एमआरपी पर भी 12% ज्यादा पर दाम पर बेचा, यानी कितना में बेचा, जो कंडीशन उसके तहत ही चलना पड़ेगा। और आगे कहा कि बताइए उसे जिस दाम पर खरीदा था उस दाम पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी बेचा तो 112 रुपया में, खरीदा या 70 रुपया में। तो यहां से कहेंगे और प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बाकी देखिए काट कूट के 60%। चलिए नोट किया जाए ऑप्शन नंबर डी। बेटा
लकड़ी के केवाड़ी कर लिए नोट। मैं तो लगा लगा आइए 117 नंबर देखते हैं। खाली का लकड़ी के केवाड़ी सही में होता है। देखिए 117 नंबर में कहता है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा हाँ यदि ऊपर बट्टा बढ़ा झांझरी नीचे झांझरी करवा देते छोड़ देते। हाँ का आओ का अन्ना को तो रहते देता सच्ची है घेरावे मारे लगी है ये को बंद कर दे जगह की ना तू ही ना तू जल्दी आता पैसे के बेटवा हेल के नाते करा नातिया के बेटवा हाँ डाल हाँ सा सा वैसे ही हलेचा सा वो तो दिखाऊंगा इससे लगा के हेलो हेलो बच्चा के बढ़िए इससे लगा कि चावला न करा गाठी मतलब हाँ देखा जाए तो इस बार कहा कि यदि जो बट्टा है वो 20% कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। पहले बट्टा 10% था, अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर एक नया टाइप फिर से आ गया। 10% बट्टा भी दिया और फिर भी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये एक फिर से एक नया टाइप हुआ और इस पर कहा जाए तो ये बेसिक टाइप है फिर से। और इस पर कहा जाए तो जिस तरह से इसके पहले देखे कि 3-4 वेरायटी होंगे, यहाँ भी 3-4 प्रकार का वेरायटी इस पर रहेंगे। जबकि ये बेसिक टाइप हुआ। यहाँ इस स्टेटमेंट से हम लोग ये समझेंगे कि इतना स्टेटमेंट से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक रिलेशन तैयार किया जा सकता है। जैसे इसके पहले वाले में, ये ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य को मानना पड़ा अपने मन से, दिया हुआ नहीं था। लेकिन ठीक उसके और पहले वाले में तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में पहले से रिलेशन था। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब देखा जाए ऐसे क्वेश्चन जब स्टेटमेंट रहेंगे तो कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए इतना स्टेटमेंट से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन तैयार करेंगे। आइए उस तरह रिलेशन को समझा जाए, क्योंकि ये बेसिक है, इस पर आगे 3-4 प्रकार का वेरायटी होगा। अब यहाँ पर ना तो अंकित मूल्य है ना तो क्रय मूल्य है, लेकिन ये तय है अगर अंकित मूल्य मानते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, अगर क्रय मूल्य मानते हैं तो उससे अंकित मूल्य भी निकाला जा सकता है। यानी दोनों में से किसी एगो को टारगेट कीजिए। बेहतर होगा आपके लिए कि अंकित मूल्य को टारगेट किया जाए, लेकिन कोई कहे तो कुछ भी टारगेट कीजिए, या तो क्रय मूल्य के सहारे अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य के सहारे क्रय मूल्य। अगर अंकित मूल्य को 100 माना जाए तो जरा सोचिए 10% का क्या दिया बट्टा, 10% का बट्टा देने में कितना में बेचा होगा। लेकिन सर 90 रुपया में बेचने के बावजूद भी उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जैसे देखिए एक बोलचाल की भाषा की या आम जीवन में जो घटना घटता है उसके आधार पर सोचिए। कभी कभी इस तरह का आपको घटना जो है एक आसपास भी मिल जाएगा। जैसे दुकानदार के पास आप जाते हैं, दाम आपको बताया 100 रुपया, तो आप कम करवाते हैं कि नहीं। अब जैसे कम करवा दिए तो कहा कुछ कम दोगे, तो हाँ कहा 10 रुपया कम दे दीजिएगा। तो कितना रुपया दुकानदार मांग रहा है, 90 रुपया, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। तो कभी कभी बोलता है ना कि हाँ 70 रुपया खरीदारी है, इससे कम में हम नहीं देंगे। तो आप 70 रुपया कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो बोलिए 70 रुपया में अभी तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है दुकानदार कभी आंतरिक जो लाभ होगा उसका क्या कभी किसी को बता सकता है कि हाँ 100 रुपया था, 10 रुपया आपको छोड़ना है, इस पे 20 रुपया हम और छोड़ देंगे, या 10 रुपये इसमें मेरा अभी भी लाभ होगा। वो जैसे ही बोलेगा दुकानदार, सर ग्राहक कहेगा 10 रुपया कम कर दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुकानदार कभी भी आंतरिक प्रॉफिट नहीं बताता है, लेकिन आंतरिक प्रॉफिट नहीं बताता है। और वही यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है तैयार हो रहा है कि दुकानदार का एक आंतरिक लाभ होता है जो इंटीरियर के रूप से समझा जा सकता है, आंतरिक रूप से समझा जा सकता है। जैसे ध्यान रखिए अंकित मूल्य को आपने 100 माना तो 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ हुआ, यानी इस दाम पर बेचने में भी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब एक छोटा सा पॉइंट सोचिए कि 90 रुपए में बेचने से 20% का लाभ है, यानी ये विक्रय मूल्य है और 20% लाभ है। क्या इस पॉइंट के सहारे क्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं। अब बताइए क्रय मूल्य क्या मानिएगा 20% लाभ के लिए। 100 मान सकते हैं क्रय मूल्य। अब ये कंफ्यूजन पैदा करेगा कि अंकित मूल्य भी 100 और क्रय मूल्य भी 100, जबकि पहले ही बोल चुके अंकित मूल्य क्रय मूल्य कभी बराबर नहीं होगा। अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, क्रय मूल्य की अपेक्षा। लेकिन मानने में कंपेयर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और किसी को परेशानी है तो यहाँ अंकित मूल्य को 100 मान लिए, यहाँ क्रय मूल्य को मन में आप 200 मान लीजिए। लेकिन 200 का 20% और एक 100 का 20%, फायदा कहाँ आपको है। 100 का 20%, तो मन में अगर हम क्रय मूल्य को 100 माने तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 120। और अगर क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना करें। ये देखिए ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए 100 से 100 कट भी जाएंगे। ये 120 को आप इधर भी घुमा सकते हैं, इच्छा है तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ कितना 4 घुमाइएगा तो ये 4:3। यानी यहाँ का मैसेज यही है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात तैयार करना, जबकि आगे इस पर बहुत सारे वेराइटी हो सकते हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा गया, अभी रुक जाइए, कितना था यहाँ 100 देखा जाए। ध्यान रखिए अब क्वेश्चन में यहाँ से एक मैसेज निकला कि इन दोनों में अनुपात को तैयार किया जा सकता है। काट को कीजिएगा तो
अब आइए जरा क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है उस पर भी उदाहरण विचार कर आपके लें। ठीक हाँ, है। अभी अनुपात आप तैयार जो करके लाए 4 अनुपात कितना 3, इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन बचाव कीजिए हर चीज में कैलकुलेशन को ध्यान रखिए। अगर आप कैलकुलेशन पर नहीं ध्यान रखिएगा तो लेंदी कर देगा क्वेश्चन का आंसर ही, टाइम आपको कम लगाना है। अब आगे देखिए, अगर हम इस पर देखें और यही चीज यहाँ भी है, आगे कहा गया कि अगर 20% बट्टा दिया जाए तो बट्टा बताइए 20%, ये अच्छा लग रहा है कि इस पर अच्छा लग रहा है? 100 पर अच्छा लग रहा है, तो क्या इसको काटेंगे कि रह देंगे? अभी रह देंगे। लेकिन अगर अनुपात पूछा जाए तो अनुपात कितना हो सकता है? 4 अनुपात 1। ये आगे बड़े बड़े क्वेश्चन का तैयारी हो रहा है और है ऐसा टाइप है, बहुत सारा है। फिलहाल देखा जाए इसको भी जरा कैंसिल किया जाए, 0 0 3 4 25 25 दिया 75। अब कहा 20% बट्टा दीजिए तो कितना में बेचना है, कितना रुपए का लाभ है, यह इच्छा है। तो यहाँ भी अनुपात 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80। नहीं तो काम चलाइए, लाभ 5 × 100 और बटा करेमूल के नाम पर। ये देखिए 15 × 5 3 × 5 20 × 5 यानी 6.2/3 तोर विश्वास ना बता लॉक किया ना जाए। बनैले हल्दी त बनई कैसे आईने हम आई कहते है दे ना पता नहीं ससुरा से माया बुढ़ी है हां है तो कैसे दी और हम तो मान लीजिए क्या बना करता है छोड़ दीजिए क्या बना वाला क्या बना दिया खाना से दे दिया हम ये कर दे सब ये कली से मैया कल तो कुछ तो महाराजा के तो लाज वो ना तो देना तो लाज काहे ना कर लगी से कर दिया देख मैया तुम तो हर काई की सुत भूखे और महाराजा को राजा जी नोट कर लिए। तो जब इसके इस पर कहा कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? अब ये देखिए, ये टाइप का मैसेज है कि कुछ क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट रहेगा और अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वेश्चन पर पकड़ है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को इसमें छटनी कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहा कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रतिशत चैप्टर आपने पढ़ा, प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए क्या कोई नियत राशि की जरूरत है? अगर जहां इसको टच किए तो आगे देखिए 10%, कहीं 8% की बात होगा। कैलकुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम इसी को इग्नोर कर दे। जो अंकित मूल्य 4800 कहा है, हम लोग अंकित मूल्य को क्या मान के चले 100। तो ये टाइप से ये मैसेज दे रहा है कि कुछ फालतू एक्स्ट्रा भी स्टेटमेंट रहेंगे, उसको आप कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो अभी भी कहिए तो अंकित मूल्य को आप 100 मानिएगा तो 10% बट्टा दिया 90 रुपए में बेचने के बावजूद भी दुकानदार को 8% का लाभ हो गया। तो फिर से सोचेंगे अगर क्रयमूल 100 रुपया तो 8% लाभ प्रति क्रयमूल 108। तो यहाँ प्रति क्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से और क्रयमूल निकालना है 100। ये देखा जाए यहाँ से अगर आगे क्वेश्चन में कहा है कट्टा तो काट भी सकते हैं। जैसे 10 नंबर 90 12 × 9 108 होते हैं, 3 × 12 और ये 25 × 100। यहाँ पर अगर आपको टफ लगता है तब ये 3 को इधर घुमा सकते हैं आप, यानी ये 300 होंगे तो ये कितना होंगे 250। बाकी इसमें तो बहुत सा चीज करता भी है। फिलहाल कहता है कि यदि वह कोई बट्टा ना दे, यानी बट्टा नहीं देने का मतलब इसी दाम पर बेचिएगा। यानी जो अंकित मूल्य है अब ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया, इसी दाम पर बेचना है। जबकि क्रय मूल्य कितना रुपया है तो बताइए लाभ कितना होंगे? प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 250 और ये 5 और यहाँ 20, यानी 20% का क्या होंगे लाभ। हाँ 4800 का ये टाइप का मैसेज यही था कि 4800 को बचाव कीजिए। मतलब 4800 अगर इच्छा है तो आप 4800 से बना सकते हैं, लेकिन 4800 में प्रॉब्लम ये होगा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। अंकित मूल्य को क्या माने 4800, तो कितना प्रतिशत डिस्काउंट देके बेचिएगा 10%। तो 4800 का 10% 480। अब बताइए यहाँ पर लेस करने में टाइम लगेगा, फिर सेलिंग प्राइस आएगा, फिर 8% लाभ हुआ है तो 108 और उसके बाद क्रय मूल्य कीजिएगा। बेहतर तो नहीं है? धीरे धीरे तो सर यहू हटेगा। हाँ बोल आते धाम पर काट देवे ना घर दुआर मिटा दे।
देखिए, दुनिया तो है ना। इसको घर पर मेहनत कर लीजिएगा। यह स्टेटमेंट अगर आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि और उसके साथ डिस्काउंट रहे तो इतना स्टेटमेंट से अंकित मूल्य और क्या निकलेंगे, क्रय मूल्य। जबकि इसको बेस बना लीजिए, बेहतर तरह से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तब इसके बाद देखिएगा कि आगे अगर आप 10 क्वेश्चन आप इस तरह से बनाइएगा तो फिर एक छोटा सा कंक्लूजन निकलेगा और वो कंक्लूजन आपको ही फायदा होगा। कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर मान लिया जाए जैसे इस क्वेश्चन में कितना प्रतिशत का बट्टा था, जरा बोल दीजिएगा। 10% का। लाभ कितना था? 8% का लाभ। तो आगे जब 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका एक और सुपर कंक्लूजन निकलेगा। यहाँ से आप क्या निकालते हैं, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन। तो आगे 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट के सहारे क्रय मूल्य निकलता है और प्रतिशत लाभ के सहारे अंकित मूल्य निकलता है। ये देखा जाए, ये काटता है तो काट भी सकते हैं आप इसको। 90, ये देखिए 12, यहाँ पर कहा जाए इसको 5 तो ये 6, कितने का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। लाभ गुने 100 बटा, यानी धीरे धीरे उसको भी हटाइए आप। सीधा सीधी सुनिएगा, डिस्काउंट के सहारे क्रय मूल्य निकलेगा और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के सहारे अंकित मूल्य निकलेगा। यानी लिखना ही बंद धीरे धीरे। समियाना लगाती हो तो सब लेके 5 लाख ना होता है। पानी चल रहा आ गया क्या? पानी पड़ रहा है, 50 लाख आने वाला है। ना, ठीक है, छुट्टी दे देते हैं। 50,000 जाइए रहने दीजिए यहीं तक। देखो